हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शेखर रंजन और स्वागत करता हूं आपका आपकी अपनी IAS PCS एकेडमी में। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं आपके लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट पहले से लेकर आ रहा हूं, जिस पे आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पांस भी देखने को मिला है। तो उसी से प्रेरित होकर मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए अदर सब्जेक्ट पर भी वीडियो लाई जाए। ठीक है, तो आज हम आपके लिए आज से ज्योग्राफी की भी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज। देखिए, यूट्यूब पे आप लोग को मतलब ज्योग्राफी की बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी, लेकिन हम आपके लिए टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे, यानी कि ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक बनते हैं और उस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पेपर में आने की संभावना रहती है, वो सारे हम आपको टॉपिक वाइज कराएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत की स्थिति और विस्तार। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो देखिए, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? आपके ऑप्शन रही है आपके सामने। पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप या कुश द्वीप। तो देखिए, ये इसका जो आंसर है वो बहुत ही सरल है। ये आपको, आप लोगों ने रामायण तो देखी होगी, उसमें जो गाना है जो लव कुश गाते हैं, यानी कि जम्मू द्वीप पे। तो देखिए, जम्मू द्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो हमारा भारतवर्ष है वो जम्मू द्वीप का ही हिस्सा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो देखिए, इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? इंडिया शब्द का प्रयोग किया था ग्रीक्स ने, यानी कि वो हमको इंडस नदी के नाम से जानते थे, यानी कि सिंधु नदी को वो लोग इंडस बुलाते थे और हम लोग इंडस के आसपास ही रहते थे, तो इसलिए वो हम लोग को भी इंडस के निवासी कहते थे। ठीक है, इसीलिए हम लोग का नाम पड़ गया इंडियंस, यानी कि जो इंडिया के आसपास रहता हो। और इंडिया कहाँ से बना? इंडिया बना इंडस नदी से, तो ग्रीक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? तो देखिए, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या होगी? यानी कि आपने, हमारा जो भारत कहाँ से शुरू होता है? वो होता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? यानी कि जो हमारी जो मानक समय सीमा है वो कहाँ से गुजरती है? वो आप लोगों ने कई ज्योग्राफीज के बुक में पढ़ा भी होगा कि मिर्ज़ापुर के पास से गुजरती है, इलाहाबाद के समीप। तो वो कौन सी मानक सीमा है? वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप या भोपाल के समीप। तो देखिए, अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो 82.5 डिग्री वो कहाँ किसके समीप गुजरती? वो गुजरती है इलाहाबाद के समीप से, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है? वो 82.5 डिग्री के हिसाब से चलता है। ठीक, और जो ग्रीनविच टाइम है वो कहाँ है? वो लंदन में जो ग्रीनविच वेधशाला है वहां से है। तो हमारा जो टाइम है वो वहां से कितना, हमारा टाइम है वहां से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का धुर दक्षिणी सीमा की भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो देखिए, भारत का जो धुर है वो दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? वो है 876 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो देखिए, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? अगर आप भारत को पूरा स्टार्टिंग से लगा के और दोबारा वहीं तक घूम के जाएंगे, जिसमें आपको मतलब जो हमारे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है वो भी शामिल मिलेंगे, तो उसको जोड़ जाड़ के जितनी भी पूरी हमारी सीमा बनती है वो बनती है 15,200 किलोमीटर। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो देखिए, जो हमारे दोनों द्वीप हैं, ठीक, और जो भी छोटे मोटे द्वीप उन सबको मिला के भारत के तट रेखा की लंबाई पूछी गई है। तो देखिए, इन सबको मिलाकर के हमारी लंबाई क्या हो जाएगी? 8,000 किलोमीटर, 7,516.5 किलोमीटर, 6,200 किलोमीटर या 6,100 किलोमीटर। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7,516 किलोमीटर। ओके, और वैसे कितनी? वैसे तो 6100 किलोमीटर ही है हमारे तट रेखा की लंबाई। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो देखिए, भारत से उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है?
तो जब आप भारत से उत्तर से दक्षिण जाएंगे तो आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने 2933, 3214 किलोमीटर, 3124 किलोमीटर या 3412 किलोमीटर। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए जब आप उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो आपको हमारे देश की लंबाई कितनी देखने को मिलेगी, 3214 किलोमीटर। और जब आप पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे या पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो आपको कितनी देखने को मिलेगी, तो आपको मिलेगी 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो अभी उसने क्या पूछा, अभी तो उसने उत्तर से दक्षिण की पूछी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। तो देखिए अभी मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया ही था कि भारत को जब आप पूर्व से पश्चिम की ओर देखेंगे या पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो आपको हमारी लंबाई मिलेगी 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की तटरेखा की लंबाई है, वो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखिए अभी मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया ही था, यानी कि जब भारत के हम दोनों द्वीपों को भी शामिल कर लेंगे, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को, और जो भी छोटे मोटे द्वीप हैं उन सबको शामिल करके जो हमारे तटरेखा की लंबाई मानी जाएगी वो मानी जाएगी 7516.5 किलोमीटर। और अगर हम उनको हटा के सिर्फ भारत की मुख्य भूमि देखेंगे, यानी कि जिसमें जो मतलब जो भी दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं वो हम शामिल नहीं करेंगे, तो तब हमारी लंबाई कितनी होगी, तब हमारी हो जाएगी 6100 किलोमीटर। ओके, तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 30 नंबर, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, यानी कि परसेंट में आपको बताना है। भारत का एरिया है वो वर्ल्ड के टोटल एरिया का कितना परसेंट है। तो देखिए ऑप्शन हैं आपके ये 2.2%, 2.4%, 2.8% या 3.2%। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2.4%। भारत का जो टोटल एरिया है वो वर्ल्ड के एरिया का 2.4% है फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है, तो चलिए 30 नंबर हमारा हो गया। अगला देखते हैं 14 नंबर। तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट, यानी कि कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपको बताना है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट यानी कि पर्वतीय भाग है, जो कि मतलब जो उसका आधार कितनी ऊंचाई मानेगी 2135 से ऊपर वाला जो भी एरिया है वो कितना परसेंट है। तो देखिए ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कह सकते हैं हम इसे। तो आपके ऑप्शंस हैं ए 10.7%, बी 18.6%, सी 27.7%, डी 43.43%। तो फ्रेंड्स देखिए अगर आपने इस क्वेश्चन को अपने आप अगर आपको इसका आंसर पता है तो यकीन मानिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत थोड़ा सा टफ है और इस प्रश्न को ज़्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, यानी कि परसेंट इतना कोई याद नहीं रखता है, लेकिन अगर ये आ गया तो ये फंस सकता है पेपर में। और अगर आपको इसका आंसर पता है तो सचमुच आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भारत के कुल क्षेत्रफल कितना परसेंट, हाँ तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10.7% जो भारत के पर्वत का हिस्सा है वो आता है 2135 मीटर से ऊंचे वाले क्षेत्र में। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। तो देखिए संपूर्ण भारत के कितने परसेंट भूभाग पे पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। तो पहले क्या था, पहले तो 2135 मीटर से ऊंचे वाले एरिया पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया है कि सिर्फ कि मतलब पर्वत होने ही चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 29%, यानी कि भारत के 29.3% भाग पर पर्वत पाए जाते हैं और पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने परसेंट भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन है आपके सामने 10.7%, 18.6%, 27.7% और ऑप्शन डी 29.3%। तो बताइए भारत के कितने परसेंट भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 27.7% भाग पे पठार पाया जाता है। ठीक है, जिसमें ये जो मध्य वाला पठार है और जो पूर्व के पठार हैं सारे शामिल हैं। चलिए अगला देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन।
70 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने % भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन है 10.7%, 18.6%, 27.7% और 43%। ओके, तो बताइए कि संपूर्ण भारत के कितने % भूभाग पर मैदान पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 43%, यानी कि हमारा जो भारत है उसके 43% भाग पर मैदान पाया जाता है, जो कि पूरे हिंदुस्तान का पेट भरने का काम करता है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि जितनी भी ज़्यादातर फसलें हैं ये पंजाब से लगा के जो वेस्ट बंगाल तक पूरी ये जो मैदानी एरिया यहीं पे पाया जाता है ज़्यादातर। यानी कि भारत का जो टोटल खाद्यान्न है उसमें उसका एक तरीके से 90% आप मानिए कि यहीं से उसकी पैदावार सारी होती है, और संपूर्ण भारत इसी क्षेत्र पर निर्भर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 18 नंबर, भारत की प्रादेशिक जल सीमा यानी कि टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो देखिए भारत की समुद्री सीमा कितनी है, जल सीमा, तो जो किसी किसी मतलब हर देश की अलग अलग होती हैं। भारत की जो समुद्री सीमा है आपके ऑप्शन क्या है, 12 मील, 24 मील, 111 मील या 200 मील। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 मील। ठीक है, यानी कि भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है वो समुद्र से हमारे 12 मील तक है, समुद्र तट से। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो देखिए भारत का जो संलग्न क्षेत्र है प्रादेशिक जल सीमा के कितने आगे तक है? बताइए, आपके ऑप्शन से 12 मील, 24 मील, 100 मील या 200 मील। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 19 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 मील। यानी कि जो प्रादेशिक जल सीमा है उसके 24 मील आगे तक हमारा जो क्या लगेगा, वो लगेगा संलग्न क्षेत्र, यानी कि कंटिन्यूअस जोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों, इसको अटेम्प्ट करिए। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, तो ये कहाँ तक होता है फ्रेंड्स? ये होता है हमारा 200 मील तक। यानी कि हमारा जो समुद्र तट है वहां से अगर हम 200 मील आगे तक जाएंगे तो वहां तक हमारा क्या लगेगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हमारा हमारे ही देश का चलेगा। ठीक है, तो ये थे भारत की मतलब सीमा और विस्तार जो टॉपिक है उससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इन्हीं से हमेशा क्वेश्चन बनेगा। इन अगर आपने ये 20 क्वेश्चन अच्छे से लगाए हैं और अगर इस टॉपिक से पेपर में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो यकीन मानिए कि इन्हीं 20 क्वेश्चन में से वो एक क्वेश्चन होने वाला है आपका। ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से इनको अटेम्प्ट किया है और आपका जो भी स्कोर रहा वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि मतलब हम लोग को एक मोटिवेशन मिलता रहता है कि आप लोग के लिए और अच्छे से अच्छा प्रयास हम करते रहेंगे। तो अब कल मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और